Hello friends, myself Ankit Gupta. This is a super fast knowledge and tricks channel. आज हम एयरफोर्स नेवी के प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करेंगे। एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो आज के हम अपने प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चल कुंडली धरामापी में त्रिक्षेत्र बनाने के लिए इसमें त्रिक्षेत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं। तो हम ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको उनको डायरेक्टली समझा देता हूँ। तो जो हमारा चल कुंडली धरामापी होता है या चल कुंडली गैलोमीटर होता है, उसको जिसमें उसमें एक कुंडली होती है इस प्रकार की। तो दोनों कुंडली, इस कुंडली को हम ये धुर होता है, एन नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो हम दोनों ध्रुवों को जो अवतलाकार कटे हैं उनके बीच हम कुंडली को रखते हैं। यानी हमारे ध्रुव क्या होने चाहिए, अवतलाकार कटे होने चाहिए, तभी हमारा चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्या क्षेत्र बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर कि चल कुंडली धरामापी में त्रिक्षेत्र बनने के लिए क्या करते हैं, तो ध्रुव अवतलाकार काटे जाते हैं। यदि इस तरह सैंपल लेंगे तो हमारा त्रिक्षेत्र नहीं बन पाएगा। ये विद्युत मोटर या डायनेमो में काम आता है, लेकिन जो चल कुंडली धरामापी होता है उसमें वो ये होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे दोस्तों कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक के क्षय का निम्न प्रकार से होता है। ए जो है, ए से हमारा अल्फा रे निकलता है तो A1 बनता है, और A1 से बीटा रे निकलता है तो A2 बनता है, B2 से अल्फा फिर अल्फा रे निकलता है तो A3 बनता है, A3 से गामा रे निकलता है तब A4 बनता है। तो दिया है कि ए का जो हमारा दरम्यान क्रमांक है और एक परमाणु क्रमांक क्रमशः 180 एवं 72 है। तो A4 के लिए मान क्या होगा। तो चलिए इनको देख लेते हैं। चूँकि हमारा क्या दिया है, एक तो दिया है इसका द्रव्यमान क्रमांक, ए का जो द्रव्यमान क्रमांक दिया है कितना दिया है, एम वैल्यू कितना दिया हमारा 180, और जो परमाणु क्रमांक जेड कितना दिया है वो दिया है 72। आगे चले देखिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके लगा दी हूँ आपके लिए कि जब हमारा नाभिक से अल्फा कण निकलता है, तो अल्फा कण जब हमारा निकलता है तो क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कण निकलता है तो विघटन के फलस्वरूप नए तत्वों नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। स्पष्ट क्या द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 से तथा परमाणु क्रमांक 2 से घट जाता है। यहाँ पर भी वही बात लिखा है कि अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर नए तत्वों की एक परमाणु बनता है जिसका परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या मूल परमाणु की तुलना में क्रमशः 2 इकाई और 4 इकाई कम हो जाते हैं। यानी क्या, जो हमारा अल्फा कण का संकेत क्या होता है 2He4 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक वो 2 से कम हो जाएगा और द्रव्यमान क्रमांक वो 4 से कम हो जाएगा। यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि हमारा 6 है और द्रव्यमान क्रमांक 12 है, मान लेते हैं 12 है, तो इसका परमाणु क्रमांक इसमें से 2 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा ये अल्फा कण जब निकलेगा तो, और ये द्रव्यमान क्रमांक 8 हो जाएगा, द्रव्यमान क्रमांक में 8 की कमी हो जाएगी। इस प्रकार अल्फा कण निकलता है तो होता है। और देखिए यहाँ पे बीटा कण निकलता है तो उसके लिए क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जब बीटा कण निकलता है, बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने पर नए तत्वों के परमाणु का परमाणु क्रमांक मूल परमाणु की तुलना में 1 इकाई अधिक हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। जो हमारा परमाणु क्रमांक बीटा का साइन क्या होता है -1 बीटा 0। जब बीटा कण उत्सर्जित है तो ये साइन लिखते हैं या -1E0, ठीक है। ये बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके लिए ये साइन लिखते हैं, ठीक है। तो जो द्रव्यमान क्रमांक वो 1 से बढ़ जाता है, यानी निगेटिव रहेगा तो 1 से बढ़ जाएगा, निगेटिव है तो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो घट जाएगा। तो द्रव्यमान का परमाणु क्रमांक होता है 1 से बढ़ जाता है और द्रव्यमान का अपरिवर्तित रहता है क्योंकि द्रव्यमान क्या है यहाँ पे 0 है। तो चलिए इन सबको मैं एक बार समझ लेते हैं। तो हमारा दिया था क्वेश्चन में कि जो ए है उससे हमारा निकल रहा है अल्फा रे, तो हमारा A1 बन रहा है। तो A1 बन रहा है और इसका हमारा जो परमाणु क्रमांक था 72 था, 72, और द्रव्यमान क्रमांक था वो हमारा 180 था, ठीक है। तो अल्फा का निकलेगा तो 2 की कमी हो जाएगी परमाणु क्रमांक में, तो क्या हो जाएगा 70, और द्रव्यमान क्रमांक की 4 कमी हो जाएगी तो 176। फिर इससे हमारा एक बीटा कण निकल रहा है, बीटा कण निकलेगा तो A2 जो बनेगा उसका द्रव्यमान क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा तो द्रव्यमान क्रमांक 71 हो जाएगा हमारा,
और वो परमाणु क्रमांक हो तो अपवर्तित रहता है, तो 176 रहेगा। और फिर इससे हमारा क्या निकल रहा है, फिर पुनः अल्फा कनेक्ट निकल रहा है, तो इससे अल्फा का निकलेगा तो A3 बनेगा, A3 हमारा बनेगा, था A3 बनेगा, तो उसका परमाणु क्रमांक फिर हमारा 2 कम हो जाएगा, तो ये 69 हो जाएगा, और द्रव्यमान क्रमांक कितना से 4 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A 172 172 हो जाएगा। और पुनः हमारा क्या हो रहा है कि अंतिम में इससे हमारे गामा रे निकल रहा है, गामा रे निकल रहा है, तब पूछ रहा है जो A4 बन रहा है उसका वैल्यू कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब गामा रे निकलता है तो गामा रे का हमारा जो द्रव्यमान भी होता है, गामा रे शून्य द्रव्यमान एवं शून्य आवेश, यानी परमाणु संख्या भी शून्य, गामा रे का शून्य द्रव्यमान और शून्य आवेश होता है। यानी जब हमारा गामा रे निकलता है तो नाभिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना पहले नाभिक हुआ करता था उतना ही बाद में भी हुआ करेगा। तो ये जितना ये पहले है उतना गामा का निकलने के बाद भी होगा, तो A4 का मान कितना जाएगा, परमाणु क्रमांक 69 और जो द्रव्यमान क्रमांक होगा 172, यानी 69 और 172। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। परमाणु क्रमांक 69 और द्रव्यमान क्रमांक 172 है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो कल के हमारे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर बताने वाले 3 व्यक्ति हैं, नीलेश, आयुष और सुजीत कुमार। तो देखिए चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो ये हैं जिन्होंने क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर बताया है, नीलेश तिवारी, और इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 पे कमेंट भी किया था कि ये शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इनको भी हम देखूंगे। और सुजीत कुमार था जिनका कल 18 आंसर सही हुआ था और 7 रॉन्ग हुआ था। और फिर इसका ये भी क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर दिए थे, और आयुष कुमार क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर दिए थे। नीलेश तिवारी का स्कोर 22 आया था, सुजीत का 17 था। चलिए कल के क्वेश्चन जो 9 नंबर था उनमें कुछ डाउट है तो देख लेते हैं इनको भी हम। तो ये था हमारा कल क्वेश्चन ऑफ डे, इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ डे का आंसर। तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन को मैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x से कंपेयर करता हूँ। तो k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जो x का कोफिशिएंट है वो k का वैल्यू है, यानी जो x का गुणांक है वो k का वैल्यू है, तो k का वैल्यू हमारा कितना जाएगा, 15 हो जाएगा। और जो ओमेगा टी का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट 100 है, तो ओमेगा का वैल्यू हमारा 100 आ जाएगा। और चूंकि ओमेगा इक्वल टू सूत्र होता है के भी, ओमेगा इक्वल टू के भी सूत्र होता है, तो जब हमारा ओमेगा इक्वल टू के भी जो सूत्र होता है, तो जब हम बेग का वैल्यू निकालेंगे, बेग ही पूछा है हमसे, तो ओमेगा बाई के हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू 100 है और के का वैल्यू 50 है, तो कट कर 2 मीटर प्रति सेकेंड आंसर हमारा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है दोस्तों कि किसी चुंबक के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है। किसी बिंदु पर का है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, किसी बिंदु पर का है, ठीक है। तो मैं इनको चलिए देख लेते हैं किसी बिंदु पर। तो देखिए एट एनी पॉइंट जो हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो B इक्वल टू म्यू0 बटा 4 पाई एम जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है यानी चुंबकीय आघूर्ण है वो, तो इसका मीन B इक्वल टू म्यू0 बटा 4 पाई R³ अंडर रूट 3 1+3 cos स्क्वायर थीटा होता है एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। तो पूछा जो चुंबकीय क्षेत्र है किसके समानुपाती है, तो देखिए B प्रोपोर्शनल है 1/R³ के। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विल बी राइट आंसर। इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, आप पढ़ सकते हैं, तो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का दोस्तों कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार से प्रवाहित धारा का मान नियत रखा जाए तो r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मतलब क्या कर रहे हैं, एक लंबे जो धारावाही चालक तार है उससे r दूरी पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है,
चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उसकी जो तीव्रता है वो बी है। तो यदि तार में धारा प्रवाहित का मान नियत रखा जाए तो r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो इनको मैंने सोल्यूशन पहले से कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो r दूरी पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा लंबे धारावाही चल के लिए कितना होता है, b = म्यू नॉट इंटू I/2r। b = म्यू नॉट इंटू I/2r हमारा होता है। तो r दूरी पे इतना होता है। जब r का मान हम r/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू I/2r के लिए हम क्या ले सकते हैं, b, और जो 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा क्योंकि पहले वाला मान ये भी वही है। तो जो हमारा b डैश आ गया 2b, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, 2 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप इन सबको एक बार जरूर सॉल्व करें और हमें अपने आंसर स्कोर बताएं कि अपने कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर किया। आज का हमारा टारगेट, यदि आप 70+ इस प्रैक्टिस सेट से कर पाएँ, ये नेवी के दृष्टि से बनाया गया है प्रैक्टिस सेट, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है इसमें ज़्यादा, कोई बात नहीं, तो स्कोर कर पाते हैं तो समझिए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे दोस्तों की, एक वृत्ताकार, इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V0 है। जो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है इसके केंद्र पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, केंद्र पर V0 है, सेंटर पर, और इस कुंडली के अच्छे बिंदु पर, इसी कुंडली के बोल रहा है अच्छे बिंदु पर, यहाँ पर अच्छे बिंदु पर, अच्छे बिंदु पर इसकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर, जितनी त्रिज्या ये है उतनी त्रिज्या ये भी होनी चाहिए, उतनी बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, B है, तो B/V0 का मान क्या होगा, B/V0 का हमारा वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा कोई एक ही कुंडली दे और इसी के एलोंग पूछे, इसी के अक्ष से उतनी ही दूरी पर, r दूरी पे, ये भी इतनी ही r दूरी पर इसका चुंबकीय क्षेत्र दे दे कुछ और इसका चुंबकीय क्षेत्र दे दे, तो पूछे इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसी कुंडली के, दूसरी कुंडली के नहीं। तो जो होता है हमारे जो इस कुंडली के लिए जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B0 = वो म्यू नॉट इंटू I/2 πr होता है, 2 πr होता है, इतना तो आप जानते हैं। या b = म्यू नॉट अपॉन, आपके यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए जो हमारा सूत्र होता है B0, एक जब केंद्र पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है B0 = म्यू नॉट इंटू I/2r, इतना केंद्र पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इतना तक को याद रखना ही है, इतना होता है। और इसी कुंडली के एलोंग पूछे कि उतनी ही दूरी पर, उतनी ही त्रिज्या में जो नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र B है उसका रेशो क्या होगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ इसी कुंडली के लिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस कुंडली के चुंबक जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके 2√2 गुना होता है। ये इक्वेशन डेराइव किया हुआ है, यहाँ पे मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा उसका डेरिवेशन भी है। तो यहाँ पे जो B आएगा, B का मान 2√2 गुना में बता दिया आपको पहले ही कि 2√2 गुना होता है उसका वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहले चुंबकीय क्षेत्र था B, देखिए यहाँ पे है ये B0, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है और उसके 2√2 गुना है ये, तो वहीं पूछे उसका रेशो क्या होगा। तो आप इसको रेशो कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा B/B0 1/2√2। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2√2। उम्मीद है आपको ये दोस्त बहुत समझ में आएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट हैं मैग्नेट चैप्टर के, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिर से टाइप हो गया है दोस्तों, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो गया, यहाँ पे टाइप हो गया है, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समान वेग से, जो हमारा क्या है, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न से किस कण पर बल सर्वाधिक होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक कि जो हमारा F चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि किसी कण, कोई चार्ज पार्टिकल या कोई कण को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में फेंकेंगे तो उस पर जो बल लगता है QVB लगता है। और यदि किसी छड़ को मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में फेंकते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो IBL लगता है। दोनों में साइन थीटा है, हालांकि एंगल साइन थीटा होता है दोनों में। तो चूंकि हम लंबवत प्रक्षेपित कर रहे हैं तो
थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो हमारा बल क्यू वी बी हो जाएगा। क्यू वी बी हो जाएगा, हमारा जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि तो हमारा जब यहाँ पे हम चूँकि हम यहाँ पे कण को फेंक रहे हैं तो हमारा बल इस बल का इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे हमारे बी तो जो क्या है वो समरूप है, इसका मान तो नहीं बदलने वाला है। और वेग हमारा डी पूछ रहा है कि समान वेग और वेग भी समान है, तो ये दोनों तो हमारा कांस्टेंट होगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब तो जो बल है वो किस पे अब डिपेंड कर रहा है, केवल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, आवेश पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है ई, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है। और जो प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश होता है, यही आवेश होता है। और जो हीलियम होता है उसका संकेत अभी मैं बताया आपको 2He4 होता है, यानी हीलियम पर जो हीलियम होता है यानी अल्फा कण जो होता है उस पर जो आवेश होता है वो 2E होता है। और जो लिथियम का संकेत होता है वो कितना होता है 3, परमाणु संख्या 3 Li6, द्रव्यमान क्रमांक 6 और परमाणु संख्या 3 होता है। यानी इसमें जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हमारा 3 परमाणु संख्या 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है लिथियम में, तो इसका चार्ज सबसे अधिकतम होगा। तो हमारा पूछा है क्वेश्चन में वही पूछा है कि किसके लिए सर्वाधिक बल होगा, तो जिसका चार्ज सर्वाधिक होगा, जिसके लिए आवेश यानी आवेश का मान अधिक होगा, चार्ज सर्वाधिक होगा, उसी के लिए हमारा बल अधिक होगा। तो लिथियम का चार्ज सबसे अधिक है, इसलिए लिथियम हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल आर यूज्ड। जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल है वो किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हेल्महोल्ट्ज कॉइल के समान ही दो और हमारे पास कॉइल होते हैं, जैसे कि परिनालिका सोलेनोइड। जो परिनालिका है वो हमारे परिनालिका या टोराइड जो है, ये दोनों और ये तीनों के तीनों एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे किसके लिए, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है। यानी हेल्महोल्ट्ज कॉइल आज यूज तो एक समान मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है दोस्तों की एफ दो आवेशों के मध्य बल एफ है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब जो इन आवेशों के मध्य बल होगा क्या होगा। मैं इनका सोल्यूशन करके रखा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो बल कह रहे कि दूरी कह रहे जो R2 जो नई दूरी वो कितना कर रहे 3 गुना कर दी जाए पहले की अपेक्षा। पहले मान लीजिए R1 जो हमारे पहले था वो R दूरी था, तो जो R2 है वो 3 गुनी कर दी जा रही है R1 की, यानी 3R कर दी जा रही है। तो पहले जो बल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। और जब दूसरा हमारा जो न्यू बल निकाला है एफ डैश, उसमें कह रहे हैं कि दूरी 3 गुनी कर दी, तो दूरी 3 गुनी में कर दी 3R रख ली यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/4πε0 × 9R² हो गया। अब यहाँ पे 1/4πε0 Q 1/9 को एक तरफ कर देते हैं, 1/4πε0 × Q/R² क्या ले सकते हैं F। तो हमारा जो नया बल हो जाएगा कितना हो जाएगा एफ डैश, जो F/9 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻90 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, आवेश हमारा इतना दिया है और चूंकि Q = आवेश का फॉर्मूला होता है Q = N, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया है, तो Q = N ही होता है हमारा फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिए। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकालेंगे N का मान, वो Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और Q हमारा इतना दिया है और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है, इससे ये कट गया और इसको कटेगा तो लगभग हमारा N का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि दोस्तों कि दो बिंदु आवेश +9 कूलम तथा +E परस्पर 16 मीटर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखें कि साम्य अवस्था में रहे। दोस्तों साम्य अवस्था में रहने के लिए इन दोनों
जो हमारा बल होता है वो F1 बराबर F2 फॉर्मूला होता है। जब भी हम किसी वस्तु को साम्य अवस्था में रखेंगे, जितने वस्तु को मान लीजिए 2 को चांस साम्य अवस्था में रखेंगे तो F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, 3 को रखेंगे तो F1 इंटू F2 इक्वल टू F3 हो जाएगा। इस तरह तो इनका मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा 9e इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारा e इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच मध्य में कहीं एक आवेश q रख देते हैं ताकि संतुलन की अवस्था में रहे। और इसकी टोटल डिस्टेंस हमारे 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यदि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं x लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं क्या लूँगा, 16 माइनस एक्स लूँगा। 16 माइनस एक्स लूँगा कि नहीं लूँगा, इतना तो लूँगा। तो देखिए इन दोनों के लिए जो बल होगा उसको मैं F1 मान लेता हूँ, और इन दोनों के लिए जो बल होगा उसको F2 मान लेता हूँ। तो F1 इक्वल टू F2 करूँगा क्योंकि हमारे पूछ रहे कि संतुलन की अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें, कितने दूरी पर रखा जाए कि दोनों साम्य अवस्था में रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें। तो मैं दोनों बल को इक्वल कर दूंगा तभी दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे। तो वो बल का फॉर्मूला 1/4 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 का मान 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Q2 का मान Q इंटू आर यानी दूरी, तो इसकी दूरी हमारे x है तो x स्क्वायर। फिर नेक्स्ट बल के लिए 1/4 फिर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए Q1 का मान Q और Q2 का मान E यहाँ पे, तो Q इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो इसकी दूरी क्या है हमारे 16 माइनस एक्स है, इसकी दूरी हमारी 16 माइनस एक्स है यहाँ पे। तो इसको 16 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, और उसके आर स्क्वायर का है तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। 1/4 से ये कट गया, और देखिए क्यू ई से क्यू ई कट गया, यहाँ पे बच गया 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मैं 3/x का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और इसको 1/16 माइनस एक्स का टोटल होल स्क्वायर कर सकता हूँ। इन सब इक्वेशन को ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटाइएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर कि 9 आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूर पर जब हम रखेंगे इस क्यू आवेश को तो जो हमारा आएगा वो संतुलन की अवस्था में आएगा। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा कि वांडरवाल समीकरण इतना है तो ए का विमेय सूत्र ए का विमेय सूत्र आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारे इतना दिया है, तो जो भी हमारा यदि इक्वेशन के टर्म में दिए होते हैं तो इसको हम बराबर में जीरो कर देते हैं। पी इक्वल टू ए भी स्क्वायर दिया है तो इसको हम बराबर में जीरो कर लेंगे। जब भी इस तरह प्लस या माइनस एडिंग की तरह में दे रहेगा तो हम उसको बराबर में जीरो ले लेते हैं ताकि हम इनको अलग कर सकें। तो पी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं ए बाई भी स्क्वायर, और निगेटिव साइन बीमा में जो हमें डायमेंशन निकालना ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पी इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर। तो इसको मैंने सॉल्व करके पहले से रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो जो हमारा जो और P जो है वांडरवाल प्रेशर में जहाँ पे हम P आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं, और इस V को क्या है वॉल्यूम, प्रेशर यानी दाब, और V हमारा आयतन है। तो देखिए जो हमारा प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का स्क्वायर दिया है, तो जो हमारा मात्रक हो जाएगा मीटर के पावर 6 हो जाएगा, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 3 दूना 6 यानी मीटर के पावर 6। और तो हम P इक्वल टू ये भी आपको बताए थे कि जब भी इक्वेशन के टर्म में दिया हो तो इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो P इक्वल टू ए बाई भी स्क्वायर यहाँ पे हम कर दिए हैं, और ए का हम निकालेंगे तो पी भी स्क्वायर। तो इसलिए अब देखिए ए का जो मात्रक है पी का मान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर कर दिए हम, और आज जो हमारा भी स्क्वायर का मात्रक बताए थे m के पावर 6, तो m के पावर 4 इंटू m के पावर 2 मैंने इसको अलग अलग कर देता है कटा सकूँ, तो इससे ये कट गया। तो क्या बच गया न्यूटन और मीटर के पावर 4। और आप क्या जानते हैं एक बल का डायमेंशन हमको याद रखना होता है दोस्तों, बल का डायमेंशन होता है ml के पावर -2, और जो ये मीटर है मीटर के लिए हम L का यूज़ करते हैं, तो m के पावर 4 तो L के पावर 4। और पूरी जब इसको अब इक्वेशन को जोड़ने पर m L की पावर 5 और t के पावर -2 यानी a का जो हमारा डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया m L के पावर 5 इंटू t के पावर -2 हमारा डायमेंशन आ गया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। वांडरवाल कांस्टेंट ए का मान
ए का बीम सूत्र इतना होता है। ये क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन से लिया गया दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन में हमारा 12 है कि प्लैंक नियतांक की बीमारी समान होती है। प्लैंक कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज एफ। किसके लिए जो प्लैंक नियतांक की बीमा होती है समान होती है? तो हमारे कोणीय संवेग के लिए जो प्लैंक नियतांक की बीमा होती है समान होती है। चूँकि प्लैंक नियतांक का जो हमारा मात्रक होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसका मात्रक होता है जूल सेकेंड, और जो हमारा जूल का जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और सेकेंड के लिए टी यूज करते हैं। तो फाइनली हमारा जो प्लैंक नियतांक का बीमा क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 इतना आ जाएगा। इससे घात 1 है, जोड़ेगा तो -1 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। और कोणीय संवेग की बात करते हैं दोस्तों, कोणीय संवेग जो होता है हमारा, कोणीय संवेग को हम एल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू आई ओमेगा। आई हमारा जड़ता गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर, और जो ओमेगा है हमारा कोणीय संवेग है, इसका कोणीय वेग है, इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन तो हमारा रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो केजी के लिए हम एम का यूज करते हैं डायमेंशन में, और मीटर के लिए हम एल का यूज करते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और सेकेंड के लिए टी का, और माइनस है तो टी के पावर -1, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। और यहाँ भी आप देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, दोनों में किसके लिए समान है? तो कोणीय संवेग के लिए जो बीमा है प्लैंक कांस्टेंट की बीमा समान होती है। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से भी हमारा क्वेश्चन था। यदि आपको यूनिट एंड डायमेंशन नहीं निकालना तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, कि एक समान त्वरित गति के लिए 4 समय ग्राफ होता है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सिलरेट मोशन, यानी एक समान त्वरित गति के लिए जो हमारा 4 समय ग्राफ होता है वो क्या कैसा होता है? तो दोस्तों देखिए, जो हमारा यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं चाल, यहाँ पे टाइम लेते हैं, क्योंकि 40 समय ग्राफ पूछा है। तो जब भी हमारा यदि वेग और समान और चाल हमारा यदि समान होगा, तो जो हमारा लाइन होगा वो सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा। यानी जो एक समान त्वरित गति के लिए जो हमारा 4 समय ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। ये इस प्रकार दिया होगा तभी आप समझिए क्या है कि जो हमारा एक समान त्वरित गति है, इसके लिए 4 समय ग्राफ का एक ग्राफ है जो एक समान त्वरित गति के लिए। तो एक समान त्वरित गति के लिए 4 समय ग्राफ हमारा क्या होता है? सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे दोस्तों कि किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी गतिमान वस्तु का त्वरण हमारा ज्ञात किया जाता है किसके? तो देखिए त्वरण का हम क्या जानते हैं, ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और आप 12th में डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि dy बाई जो dx होता है, dy/dx, इसको हम बोलते हैं स्लोप। चलिए नेक्स्ट दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मैं आपके लिए। जो हमारा dy/dx होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप, यानी ढाल बोलते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा dv/dt है, ये भी ढाल है। किसका ढाल है? वेग किसका ढाल है हमारा? तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारा जो भी है हमारा वो क्या है? वेग है, और t क्या है? समय। तो वेग समय ग्राफ की ढाल द्वारा dv/dt को इसको हम क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। और किसका स्लोप बोलेंगे? तो v/t का स्लोप बोलेंगे। यानी वेग और समय ग्राफ की ढाल द्वारा हमारा क्या ज्ञात होता है? किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन हमारा 15 है दोस्तों आज का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आपको घबराना नहीं है दोस्तों। अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता यानी अक्षय स्थिति में तीव्रता, अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता यानी निरक्षय स्थिति में तीव्रता, दोनों वही बात है। तो ई एक्सियल या आपको अनुदैर्ध्य, इसको आप बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में, ई ट्रांसफर या ये अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक है। तो ये अक्षीय और निरक्षीय कहीं रेशो पूछता है। अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन यानी
अनुदैर्ध्य यानी अक्षीय पोजीशन, और जो ट्रांसवर्ज होता है यानी अनुप्रस्थ पोजीशन है उसके लिए, उसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो उन्हीं दोनों का रेशो पूछा है। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता हमारा होता है 1/4πr/2p/r3, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होता है 1/4πr/p/r3। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 2:1 बच गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, गिवन है आपके लिए कि वस्तु की स्थिति में किसी विशिष्ट दिशा में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब कोई निश्चित डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जब भी स्पेसिफिक डायरेक्शन बात आए तो हमारा दूरी तो हमारा अदिश है, अदिश क्वांटिटी है, तो उसका तो कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, किधर भी जाए उसका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा विस्थापन है वो सदिश होता है, और इसकी एक डायरेक्शन, इसकी दिशा होती है, वह स्पेसिफिक होती है, निश्चित होती है, विशिष्ट होती है। तो जो हम किससे कहते हैं, तो किसी विशिष्ट हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विशिष्ट हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। परिवर्तन यानी डेल्टा एस, इसको हम S2-S1 भी कहते हैं। विशिष्ट हुए परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं। और यदि पूछता है कि विशिष्ट दिशा में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट दिशा में हुए परिवर्तन की दर ds/dt को हम वेग कहते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पृथ्वी की सतह से एक पत्थर को 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो किस ऊंचाई पर पत्थर विरामावस्था में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, v² = u² + 2as। कितना होता है दोस्तों हमारा, और as 2as होता है जब ऊपर फेंकते हैं तो हमारा g नेगेटिव, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो g नेगेटिव लेंगे, जब किसी वस्तु को नीचे फेंकेंगे तो g हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जगह पर g यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला में क्या यूज करूँगा, कौन सा साइन यूज करूँगा, निगेटिव साइन यूज करूँगा, क्योंकि मैं वस्तु क्या फेंक रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ। तो विरामावस्था में कब आएगा, जब अंतिम वेग 0 हो जाएगा तभी ना ऊपर जाकर विरामावस्था में आएगा। तो v का वैल्यू 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, u² = 2gs, यानी हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, s = u²/2g। इतना आएगा फॉर्मूला। u का वैल्यू हम रखते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 25, 5 का स्क्वायर 25, 2g का वैल्यू 10, आप इसको कट करके लाइएगा तो कुल 2.5 और 2 एकम 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 1.25 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे दोस्तों कि कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग होगा। देखिए, जब भी कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है, यानी त्वरणों को हम क्या लिखते हैं, a = dv/dt। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, समान त्वरण यानी उसका त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है हमारा त्वरण, उसका त्वरण तो कांस्टेंट है। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं, नीचे सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। शायद मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, नहीं ये सॉल्व नहीं किया मैंने उसको, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा चूंकि क्या कह रहा है, a = dv/dt = कांस्टेंट, तो जब मैं dv निकालूंगा तो c कांस्टेंट के लिए c टर्म यूज करूंगा इंटू dt, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो क्या पाता हूँ मैं, v = ct। तो जो हमारा वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि c तो हमारा कांस्टेंट है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी क्या, जो वेग है हमारा वो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। यदि त्वरण, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, कि कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है तो उसका वेग, जब कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील होगा तो उसका वेग टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा बढ़ेगा। यानी समान त्वरण से गतिशील है तो भी क्या हो, उसका वेग हमेशा बढ़ता ही रहेगा, भले ही समान त्वरण से गतिशील है। और यदि हमारा क्वेश्चन में यदि मंदन दिया होता तो मंदन, हम निगेटिव त्वरण को मंदन कहते हैं, तब जो हमारा वेग होता है वो हमेशा घटता, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा घटता। एक समान, यदि पिंड एक समान मंदन से गतिशील है तो उसका वेग हमेशा घटता टाइम के साथ, और यदि हमारा केवल त्वरण का है तो वेग हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, नहीं ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी राइट होगा, ए गलत होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि किस कोण पर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज पृष्ठ समान होती है। तो देखिए दोस्तों, इस आंसर को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, tan−4 पर
जो अधिकतम प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम और क्षैतिज जो परास होता है वो इक्वल होते हैं 10⁻⁴ पर, यानी 10⁻⁴ का जो वैल्यू आता है लगभग हमारा 76 डिग्री आता है। इसको मैंने सॉल्व कर रखा है आपको, चलिए एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए क्षैतिज परास ऊंचाई का हमारा सूत्र होता है H = E² sin² θ/2g, और जो क्षैतिज परास इसको रेंज R बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है E² sin 2θ/g। तो जब किस ऊंचाई पर क्षैतिज किस कोण पर क्षैतिज ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर होंगे, तो दोस्तों H यानी बराबर होंगे, तो दोनों को मैंने बराबर लिख लिया है। और क्षैतिज ऊंचाई क्षैतिज परास में देखिए क्या क्रम में, देखिए यू दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो यू² कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल sin² θ/2 इधर क्षैतिज ऊंचाई में और परास में sin² 2θ। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, sin² θ/2 बच गया, यहाँ पे sin 2θ बच गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हमारा जो sin 2θ का फॉर्मूला होगा कितना होगा, 2 sin θ × cos θ। एक sin θ से एक यहाँ पे कट जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि, तो क्या बचेगा यहाँ पे sin θ बच जाएगा और यहाँ पे cos θ बच जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में, तो sin θ बटा cos θ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है tan θ। तो यहाँ पे tan θ को लेगा और ये दो इधर एक तो और इधर का दो मल्टीप्लाई हो तो 4 हो जाएगा, और थीटा से इधर निकालेंगे तो जो इधर 10 था इधर आएगा तो tan 1/4 हो जाएगा, और tan 1/4 का मान लगभग 76 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा कि यदि किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दी जाए तो गोलीय चालक की धारिता पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी। तो मैंने इनको पहले से सॉल्व कर रखा है, यानी कह रहा है पहले की अपेक्षा धारिता दुगनी कर दी। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है कि जो मान लीजिए हमारी जो पहले धारिता थी वो C1 थी, और जो इसकी जो कि गोलीय चालक की धारिता C = कितना होता है, गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 × r होता है। तो गोलीय चालक की जो धारिता होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, त्रिज्या के प्रोपोर्शनल होगी। इतना तो क्लियर है। तो यानी मैं इसको फॉर्मूला लिखना चाहूँगा तो क्या लिखना चाहूँगा, यदि मैं लिखूँगा ऊपर C2/C1 तो इधर क्या लिखूँगा मैं R2/R1 लिखूँगा ना। तो वही हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले के अपेक्षा जो धारिता तो दुगनी कर दी जाए, यानी जो C2 है वो दुगनी कर दी गई है, उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी गई है। तो यहाँ पे मैंने R2 को 2R1 कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं C2/C1 = R2/R1, तो R2 का वैल्यू 2R1, यहाँ से ये कट गया R1 × R1। तो जो C2 था वो जो पूर्व पहले की धारिता थी उसकी दुगनी हो गई है, दुगनी हो गई धारिता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नेवी को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, एयरफोर्स के लिए तो है ही, नेवी के लिए भी प्रॉपर है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस भी हैं और ये काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन सब का आंसर आप कितना स्कोर पर पाए हमको अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बढ़ते आज के अपने हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैराड है। वायु में जो धारिता है वो हमारा कितना है 2 पिकोफैराड, ठीक है। और किसी माध्यम में जो धारिता है हमारा, किसी माध्यम में CM वो धारिता हमारा 12 पिकोफैराड, ठीक है। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। माध्यम का परावैद्युतांक हम एप्सिलॉन r कहते हैं, ठीक है, ये एप्सिलॉन कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r कहते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा CM/C के बराबर होता है, यानी किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता CM/C0, इसको C0 भी लिख सकते हैं। किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मैंने सोल्यूशन कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो C जो दिया है हमारा 2 पिकोफैराड दिया है, यानी जो वायु में धारिता है, और किसी माध्यम में यानी CM जो दिया है 12 पिकोफैराड है। चूँकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक एप्सिलॉन r जो होता है वो CM/C के बराबर होता है, मैंने ऊपर आपको बताया। तो यहाँ पे 12/2 की जगह तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूरक तुलना में कितना हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। यदि मैं कोई और एक प्लेट को मान लीजिए इनके बीच रखना चाहूँगा इनके, तो थोड़ा सा इनके बीच मान लीजिए हमारी दूरी 5 मीटर की दूरी पर दोस्तों दोनों हैं, 5 मीटर दूरी पर, और मैंने 10 मीटर की एक प्लेट रख दी, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। ये भी थोड़ा और इधर जाएगा, ये भी थोड़ा और इधर जाएगा, तभी मैं बीच में रख पाऊंगा, नहीं तो कहाँ से मैं कांच का प्लेट रख पाऊंगा। तो दोनों के बीच की जो हमारी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो चूंकि बल क्या होता है, बल प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। एफ जब प्रोपोर्शनल होता है हमारा, एफ बल वो प्रोपोर्शनल किसका होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही हमारी दूरी बढ़ेगी तो जो बल क्या होगा वो घट जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। वहीं पूछ रहा है कि जो पूर्व के पल में विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा तो कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों की, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E=F/Q के बराबर होता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत बल तथा चार्ज के रेशियो के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये भी लिया गया है दोस्तों। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एफ का वैल्यू, एफ इक्वल टू फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, एम इंटू ये होता है, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ का जब मैं एम ए पुट करूँगा तो क्या निकालूंगा, क्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम ए, क्यू ई इक्वल टू क्या आ जाएगा एम ए। तो यहाँ से मैं ए लूँगा तो ए का वैल्यू निकालूंगा तो जो कितना हो जाएगा QE/m, यानी जो हमारा मास है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो है त्वरण के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास। और वहीं हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है क्या, कि जो हमारा यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो ए इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन, तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम, तो ये ऊपर चलेगा एम प्रोटॉन बटा एम इलेक्ट्रॉन, यानी जो त्वरणों का अनुपात क्या हो गया MP/me। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने, हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 24 की ओर। 24 दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी निम्न शक्ति कौन सी होगी। आप ऑप्शन गिवन है, इंग्लिश में गिवन है क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट्स पावर। मैंने आपको पहले सॉल्व रख रखा है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों, क्या है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी हमारी होती है पॉजिटिव, फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव होती है। तो F=15 cm ले लेते हैं। यदि आप चेन प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको चेन प्रॉपर्टी लेंस का समझा दूंगा, और साथ ही साथ उसके नीचे मैंने डायमेंशन फार्मूला भी, जो डायमेंशन होता है बीमा निकालने का, वो भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट करके हमें बताइए कि उस वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फोकस दूरी 15 cm, इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.5 मीटर, 15 से मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा, यानी कट करूँगा तो 0.5 मीटर हमारा आ जाएगा फोकस दूरी। और चूंकि क्या जानते हैं हम, पावर जो होता है लेंस का पावर वो किसके होता है, जो लेंस का हमारा जो पावर होता है वो 1/f के बराबर होता है। तो चूंकि हमारे ये 0.5 मीटर फोकस है, 0.5 मीटर इधर से ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, तो 5 गुना कर 10 मीटर। जो हमारा डायोप्टर हमारा फोकस पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, +2 डायोप्टर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों की, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, तो निकाय का द्विध्रुव गुण क्या होगा। तो देखिए जो ये हमारा द्विध्रुव गुण होता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे +q चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी दी है। तो जो हमारा द्विध्रुव गुण P होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, वो इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश
तथा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो हमारा P विद्युत गुण है किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू डी के। और चूंकि एक एंगस्ट्रॉम में होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर, तो जो Q का वैल्यू होता है, और हमारा चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इतना, और D का वैल्यू एक एंगस्ट्रॉम में पता है 10⁻10 मीटर, ये पुट कर दिए तो हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली वैल्यू जो आएगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 19 और ये 10 है, यहाँ पे 10 है, 19 और 10 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 29 कूलम मीटर। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीटर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3rd के साथ, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।